स्वाति मालीवाल का एग्जिट केजरीवाल की टीम से, इसको आप मान सकते हैं कि ये सुनीता जी का व्यक्तिगत लक्ष्य था जो उन्होंने हासिल किया। जैसे ही उन्हें लगा कि केजरीवाल जेल जा रहे हैं, फंसे हुए हैं, तो उनके हाथ में पावर आ रही है, दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट शी हैज़ डन। और इसीलिए जब विभव जेल से बाहर आए तो ओपनली विभव की फ़ोटो डाल के सुकून भरा दिन, अच्छा, ये ट्वीट सुनीता केजरीवाल ने किया। तो मुझे लगता है वो जो लड़ाई है वो राजनीतिक कम है, वो व्यक्तिगत ज़्यादा है। जो आतिशी ने किया कि बगल में खाली कुर्सी रख के बैठ गई, जनता नहीं मान रही कि तुम राम हो, लक्ष्मण हो, भरत हो, हनुमान हो। जनता को मालूम है कि कौन मारीच है, कौन ताड़का है, कौन सुपर्णखा है। दिल्ली में बाढ़ में भी लोग नहीं मरते। दिल्ली के इतिहास में इस बार पहली बार हुआ है कि बिना बाढ़ के बारिश में 27 लोग मरे हैं। कि मेरे को ये लगता है कि आतिशी को टाइम देना चाहिए, क्योंकि जितना वो टाइम लेगी उतना उनका भोंडापन, उनकी नौटंकी, उनका खोखलापन, उनका झूठ, उनकी जहरीली मानसिकता, उनकी असफलता और इनकी आपसी फूट ये सड़क पे आएगी। और ये बिखराव दिल्ली की जनता देखे, ये तमाशा पूरा होना चाहिए नुपुर शर्मा जी के लिए। हाँ जी, तो क्या दिल्ली चुनाव में उनके लिए मतलब कुछ है स्कोप, वो आएंगी प्रचार में या कुछ इस तरह की बातें हैं? मेरे लिए तो एक अच्छा दिन होगा जिस दिन उनकी सार्वजनिक जीवन में वापसी होगी। मेरे को खुशी मिलेगी, उनको आना तो होगा। किसी को हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोगों, कुछ जाहिलों ने धमकी दे दी। हरियाणा के लाल हैं वो, तो अगर हरियाणा वोट नहीं देगा तो मान लेंगे कि हरियाणा की जनता ने उन्हें भ्रष्ट मान लिया। मैं तो ये सीधी एक बार बोले, अगर वो कह रहे हैं कि मेरे को जेल में डाला, मैं हरियाणा का बेटा हूँ, अब हरियाणा इसका बदला लेगा। अगर हरियाणा ने वोट नहीं दिया तो कम से कम ये बोलेंगे कि हरियाणा मुझे भ्रष्ट मानता है। कांग्रेस आएगी, इसका डर इतना बड़ा होता है कि जो थोड़ा बहुत नाराज भी होता है ना, वो भी लास्ट मिनट में उसके हाथ कांप जाते हैं कि यार ये तो लूट के खा जाएगा। तो उसका हमेशा भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है टू वे फाइट में, कि दिल्ली में कुछ जगह पे मिनी पाकिस्तान बना हुआ है। हमने जहांगीरपुरी में देखा, वो पाकिस्तान से सुपारी लेके कि तू एक को मार के दिखा तो तेरे को आगे भी और बड़ा कुछ काम देंगे, ऐसे ही सड़क चलते एक लड़के को मार दिया। तो मुझे लगता है कि वो दिन फरवरी में आएगा, दिल्ली की विधानसभा में भगवा लहराएगा, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी। नमस्कार दोस्तों, वर्ष भर पहले हमने कपिल मिश्रा जी से बात की थी और उन्होंने जिस तरह से बताया था कि जो घटना घटने वाली है अगले एक वर्ष में, लगभग उसी तरह से मोर और लेस घटी है। आज के समय में हमने देखा कि जिनके माता पिता ने उनके नाम के अगले भाग में, उपनाम में मार्क्स और लेनिन का नाम दिया था, वो स्वयं को भरत और केजरीवाल जैसे, जिसे जो दिल्ली का ठग के नाम से कुख्यात हैं, उनको जो है राम की उपाधि दे करके उनकी चरण पादुका या पता नहीं वो ब्लू रंग के सोल वाला चप्पल जो होता है, हवाई चप्पल जो बाथरूम में यूज करते हैं, उसको उनकी कुर्सी पे डाल करके वो राजकाज करेंगी। इन्हीं सारी नौटंकियों पे और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के आलोक में, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर केजरीवाल को बेल दी कि आरोप पत्र अभी तक क्यों दाखिल नहीं किया गया, इन सारे विषयों पे हम कपिल जी से बात करेंगे। कपिल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार अजीत भाई। एजेंसी आपकी, सारे साक्ष्य आपने जिस जिस तरह से बताए थे वर्ष भर पहले, लगभग उसी तरह से मनी ट्रेल भी इस्टेब्लिश हुआ। ये सब कुछ होते के बाद भी सत्ता भी आपकी, कोर्ट भी जो राउज एवेन्यू कोर्ट है और हाई कोर्ट है, उसमें भी आपके वकीलों ने, आपके नहीं ईडी के वकीलों ने अपना पक्ष रखा और उन्हें कभी बेल वहाँ से नहीं मिलती है। इतने के बाद भी केजरीवाल पे लगभग एक वर्ष बीत गए, चार्जशीट क्यों फाइल नहीं हुई, ये एक प्रश्न है। आरोप होगा, आगे साबित हो जाएगा, लेकिन एक वर्ष बहुत लंबा समय होता है, चार्जशीट क्यों फाइल नहीं अब तो चार्जशीट हो ही चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर भी दिया उसमें भी यही बोला गया। तो ईडी की दलील यही थी कि जब चार्जशीट हो चुकी है तो इनको ट्रायल कोर्ट में जाना पड़ेगा बेल लेने के लिए, और चार्जशीट में आरोपी नंबर 1 है अरविंद केजरीवाल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का ये मानना है कि ट्रायल तो लंबा चलेगा, तब तक जेल में नहीं रख सकते। और डेफिनेटली ट्रायल लंबा चलेगा, भारत की कानूनी प्रक्रिया है, ट्रायल लंबा चलता है। लेकिन अगर न्यायपालिका कोई मन बना ही चुकी है कि किसी व्यक्ति को बाहर निकालना ही है, जैसे आपने देखा होगा अभी तो ट्रायल का रीज़न दिया गया है, लेकिन 3 महीना पहले तो ये रीज़न देकर बेल दी गई थी कि चुनाव में 10 दिन के लिए इन्हें प्रचार करने के लिए बाहर निकाला जाए, जो शायद देश के इतिहास में किसी भी व्यक्ति को चुनाव प्रचार के लिए बेल कभी नहीं दी गई है। तो यानी कि अगर आपने चुनाव का पर्चा भर दिया तो आपके ऊपर कोई भी केस चल रहा हो, आपको 10 दिन के लिए बाहर निकाला जाएगा, ऐसी एक परंपरा भारत का उच्चतम न्यायालय स्वयं रख रहा है। तो मुझे लगता है कि चार्जशीट हो चुकी है, ट्रायल होना है। अब इसके बीच में अगर न्यायपालिका को ये लगता है कि जितना देर ट्रायल चलेगा उतनी देर जो व्यक्ति है वो बाहर रहना चाहिए,
और कोई बेल ऐसी बेल तो नहीं दी कि अनकंडीशनल हो, सशर्त जमानत है। इतनी कंडीशनल है कि केजरीवाल को रिज़ाइन करना पड़ा ओनली बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट का जब तक ऑर्डर नहीं आया था तब तक वो ये कह रहा था कि मैं जेल के अंदर से भी सरकार चलाऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में बेल कंडीशन इतनी स्ट्रिक्ट है, वो भी खाली चार्जशीट के कारण ही हुई है। अगर चार्जशीट नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये कंडीशन नहीं आती। वो कंडीशन है कि आप मुख्यमंत्री के दफ्तर में नहीं जा सकते, आप फाइल पे साइन नहीं कर सकते, और उसके कारण उनको मजबूरी में फिर ये डिसाइड करना पड़ा कि किसी पपेट को बैठाना है। लेकिन यही कंडीशन तो उनको जब बीच में जेल मिली थी लोकसभा चुनाव में, सेम कंडीशंस थे, उसी पे मिला था, तो अभी उसने रिजाइन क्यों किया? रिजाइन करने का देखिए, वो तो एक टेम्परेरी फेज था, 10 दिन की बेल थी। अब तो ये जब तक ट्रायल चलेगा तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाहर निकाला, यानी कि जब तक आप दोष सिद्ध होगा, कन्विक्ट होंगे, तब तक के लिए आप बाहर है, या फिर आप सबूतों से कोई छेड़छाड़ करते पकड़े जाते हैं या कोई नए एविडेंस सामने आते हैं तो ये बेल रद्द होगी। तो अब क्योंकि एक लंबे टाइम के लिए, खाली 10 दिन के लिए नहीं है, और ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर इतना स्पष्ट है कि इस ऑर्डर के बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में कोई काम नहीं कर सकते थे। तो या तो उनको विधानसभा भंग करनी पड़ती, और तब भी वो चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि कंडीशन चुनाव का रिजल्ट नहीं है, कंडीशन तो ट्रायल है। जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये मुख्यमंत्री के दफ्तर में नहीं जा सकते। तो वो ऑर्डर अपने आप में, उस ऑर्डर में ये निहित है, निहितार्थ है, ये लिखा हुआ है उस ऑर्डर में। अगर आप बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे कि वो ऑर्डर ही ये कहता है कि बाहर निकलो लेकिन रिजाइन करो। तो बेसिकली ये रेजिग्नेशन सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ने के बाद हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से उनको राहत भी दी कि आपको पूरी तरह जेल में नहीं रखा जाएगा, आप बाहर जा सकते हैं, अपनी राजनीति कर सकते हैं। लेकिन एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने ही ये सुनिश्चित किया कि वह मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये तो वही हुआ, न तेरा न मेरा। थोड़ा भाजपा वाले भी, ईडी वाले भी खुश हो गए और थोड़ा केजरीवाल भी खुश हो गए, क्योंकि यही जो रूल सुप्रीम कोर्ट अप्लाई कर रहा है, इसने एक आदिवासी काले दिखने वाले हेमंत सोरेन, मैं काले दिखने वाले स्पष्ट रूप से इसी कारण कह रहा हूं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे निर्णयों में बिल्कुल नस्लीय भेदभाव की बू आती है। सेम रीजन था, वो भी उन्हीं कारणों से जेल में थे, उनको कैंपेन करने के लिए बेल नहीं देता है सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन को। ऐसा नहीं कि मैं उनकी पूजा करता हूं या मैं केवल देख रहा हूं कि दो नेता, एक की पहुंच अभिषेक मनु सिंघवी तक है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो चाय, वाइन, अन्य चीज़ें भी कुछ विशेष व्यक्तियों के साथ पीते हैं, और एक की पहुंच संभवतः नहीं है, या उनके पास उतने पैसे नहीं है, या पैसे से अधिक जान पहचान की बात होती है। मैं ये आपके ऊपर नहीं डाल रहा हूँ, मैं ये अपने ऊपर ही ले रहा हूँ। मैं एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे इसे ऐसे ही देखता हूँ कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, चूंकि उसकी पहुँच नहीं है, सेम रूल अप्लाई नहीं होता है इस देश में। और दिल्ली तो इतना छोटा है, झारखंड तो दिल्ली से बहुत बड़ा है, प्रॉपर स्टेट भी है, फिर भी जो है उसके मुख्यमंत्री को बेल नहीं दिया जाता है। इससे इतर मैं या आप जब फंसेंगे ऐसे केसेस में, हमें बेल की सुविधा नहीं होती है। इस पे थोड़ी सी टिप्पणी। देखिए, इसमें नस्लीय ना भी हो, लेकिन कौन इकोसिस्टम का हिस्सा है और कौन बाकी राजनीति का हिस्सा है, कौन वो जो कोटरी है, घर का खेल जो चलता है, उस खेल के अंदर का हिस्सा है। तो केजरीवाल डेफिनेटली इकोसिस्टम के द्वारा ही बनाए गए हैं, बाई प्रोडक्ट है, डिज़ाइन किया गया है, भारत की राजनीति में एक्सपेरिमेंट के तौर पर उतारा गया है। तो केजरीवाल जेल के बाहर रहे, इसके लिए उनके जो आका लोग हैं, जो मालिक लोग हैं, वो सब कुछ करेंगे, कैसा भी खेल खेलेंगे। तो मैंने पहले भी ये बात जरूर आपके सामने भी कई बार बातों में आई है, और इससे पहले भी मैंने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल तो पपेट है। मतलब अगर हम देखें कि आतिशी, तो आतिशी की डोरी केजरीवाल के हाथ में, तो केजरीवाल की डोरी उधर उसके भी माई बाप बैठे हुए हैं, और फिर वो डोरी ऊपर सोरोस तक जाती है कि किस तक जाती है। लेकिन इस वक्त तो चाहे वो राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, ये किसी के इशारे पर, किसी की धुन पर नाच रहे हैं। तो अपनी धुन पर नाचने वाला कोई व्यक्ति अंदर है, और उसको कैसी भी राहत दिलाई जाए, किसी भी तरह से बाहर लाया जाए, ऐसे बहुत सारी शक्तियां हैं जो इस देश में काम कर रही हैं। और मेरे को ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारत की न्यायपालिका सवालों से परे नहीं है, और आज भारत की जनता जो है वो बहुत ही बारीक नज़रों से देख रही है। उसमें आप जैसे व्यक्तियों का भी योगदान है जिन्होंने प्रखरता के साथ सवालों को उठाया है। लेकिन आज आपको देखा जा रहा है,
आपकी गतिविधियों को भी देखा जा रहा है और आप किस प्रकार के निर्णय दे रहे हैं। 2 मुख्यमंत्रियों के सामने ही आपने 2 अलग अलग तरीके से उस मामले को डील किया। ये भी देखा गया है अगर लोकसभा में प्रचार की अनुमति होती तो सबको होती। फिर जितने भी कन्विक्टेड क्रिमिनल चुनाव लड़ रहे थे, जितने भी कन्विक्टेड क्रिमिनल या एक्यूज्ड, कन्विक्टेड क्रिमिनल नहीं, आरोपी जितने भी चुनाव लड़ रहे थे, सब कुछ बेल मिलनी चाहिए फिर तो। लेकिन आप पिक एंड चूज कर रहे हैं, जो आपके बगल में बैठा हुआ है उसको आप अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, जो आपके साथ रूम शेयर नहीं करता है, कोठरी शेयर नहीं करता है, उसको आप अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कितना भी करें, देखिए अल्टीमेटली सब कुछ करने के बाद भी तो इस्तीफा तो देना पड़ा। हम लोगों ने कहा था केजरीवाल जेल जाएंगे, जेल गए। हमने कहा था इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ा। और केजरीवाल इसको कैसे भी प्रोजेक्ट करे, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि उनका मन नहीं था कुर्सी छोड़ने का, ये बेमन से करना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि आप इधर उधर से ताकतें आपका साथ दे सकती हैं, पर न्याय की भी अपनी एक गति है, धीमी होगी, तेज होगी, लेकिन ईश्वर का न्याय तो होके रहेगा। एक बात और आती है इसमें कि जनता जो है वो इस तरह से नहीं देखती है जैसे कि आप देख रहे हैं या हम देख रहे हैं। जनता के लिए बेल मिल गया, पार्टी भी अपने आप को आरोप मुक्त मान लेती है कि हम बाइज्जत बरी हो गए, देखो सुप्रीम कोर्ट ने हमें बेल दे दीजिए ये कह के, और फिर वो विक्टिम कार्ड भी खेल रहा है। ये दोनों करके जनता को मूर्ख बनाया जाता है। इसमें जो बात है वो प्रश्न मेरा ये है कि उनके विक्टिम कार्ड को अगर पूरे दिल्ली भाजपा में मैं देखूं तो दुर्भाग्य से आपके या एक और नेता के अलावा कोई भी काउंटर देता हुआ नहीं दिखता। तो दिल्ली भाजपा, और आप उपाध्यक्ष हैं इसलिए आपसे ये प्रश्न अधिक आवश्यक हो जाता है, दिल्ली भाजपा एब्सेंट क्यों है? लंबे समय से एब्सेंट है। आपके आने से मतलब आप जब पार्टी में एक पदाधिकारी नहीं थे तब भी एब्सेंट थी, आप बने उसके बाद भी एब्सेंट है, ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो अजीत भाई मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जनता को कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। ऐसा नहीं है कि जनता ने मान लिया कि ये बेल मिल गई तो निर्दोष साबित हो गया। जनता बहुत परिपक्व है, मैच्योर है। और साधारण जनमानस के बीच में भी अगर आप जाएं, बस्तियों में जाएं, चाय की दुकानों में जाएं, लोग बहुत गहरे विश्लेषण करते हैं राजनीति के, कोर्ट के फैसलों के। ऐसा नहीं है कि कोई सरसरी तौर पे खाली जनता देखती है कि केजरीवाल ने आके बोला कि मेरे को तो मैं निर्दोष हूँ तो जनता ने निर्दोष मान लिया। यही तो नौटंकी इन्होंने लोकसभा में की थी। अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके चाचा, उनके ताऊ, उनके माता, उनके पिता, सबको सड़क पे उतार दिया था और कैंपेन था जेल के बदले वोट। तो लेकिन जनता ने बड़ी मैच्योरिटी से उस चीज़ वोट दिया, जनादेश दिया, गठबंधन भी कर लिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि आप जनता को, केजरीवाल मान सकते हैं कि जनता मूर्ख है, पर जनता मूर्ख है नहीं। जनता इस चीज़ को बहुत, जो आतिशी ने किया कि बगल में खाली कुर्सी रख के बैठ गई, उसकी कोई सिंपैथी नहीं है। वो एक हास्यास्पद सी घटिया हरकत थी और जनता ने भी उसको उसी तरह लिया। जनता नहीं मान रही कि तुम राम हो, लक्ष्मण हो, भरत हो, हनुमान हो। जनता को मालूम है कि कौन मारीच है, कौन ताड़का है, कौन सुपर्णखा है, कौन। तो ऐसा नहीं है कि जनता कंफ्यूज्ड है। ये जरूर हो सकता है कि कभी कभार विकल्प के अभाव में या जनता ये सोचे कि यार मेरा क्या जाता है, चल मेरे तो जेब में 200-400 रुपया बच रहा है, देश में तो मैंने निर्णय ले ही लिया। लेकिन वो निर्णय भी इमेच्योर निर्णय नहीं होते, वो उनके कैलकुलेटेड निर्णय होते हैं। ऐसा नहीं होता कोई उनको बेवकूफ़ बना के चला गया और वो बेवकूफ़ बन गए। वहाँ पे वो अपने घर फैमिली की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, कुछ देख रहे होते हैं। केजरीवाल की ईमानदारी का वोट नहीं पड़ रहा है। कोई उसने फ्रीबी दे दी, लास्ट मिनट वो वर्क कर गई, अपनी सहूलियत के लिए किसी ने दे दिया पिछली बार, लेकिन इस बार तो वो भी नहीं होता, वो दिखाई दे रहा। तो मेरा ये मानना है जनमानस को स्पष्ट पता है, शराब के ठेके लोगों ने खुले हुए देखे हैं, आज की दिल्ली की हालत लोग देख रहे हैं। और अलग अलग सेक्शन है दिल्ली की जनता में। दिल्ली के ऑटो रिक्शा वाले हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को नेता बनाया, दिल्ली का यूथ है जिसको प्रॉमिस किया गया था कि 8 लाख नौकरी देंगे हर साल, वाईफाई देंगे पब्लिक स्पेसेस में। ऐसे सेक्शंस हैं दिल्ली के अंदर। कच्चे कर्मचारी हैं सिविल डिफेंस के, बस मार्शल के, जिनको पक्की नौकरी का वादा किया गया था, जिनके 10,000 नौकरियां छीन ली गई। तो ये सारे जो सेक्शंस हैं, दे आर अवेयर कि उनके साथ चीटिंग हुई है, उनके साथ धोखा हुआ है। और ये वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये केसेस जो चल रहे हैं, वो केजरीवाल को सबक सिखाने का वेट कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। तो वो जो बेस वोटर का सेक्शन था, वहाँ पर डिसकंटेंट है। दूसरा जो सवाल आपने मेरे से पूछा कि दिल्ली भाजपा, तो मेरा ये मानना है कि कई बार हम बहुत सारे ग्रास रूट कैंपेन्स को देख ही नहीं रहे होते। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 70 प्रोटेस्ट किए हैं,
पिछले 1 साल में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और कई मुद्दों पर उनको घेरा गया है। शराब के मुद्दे पर सतत कांस्टेंट प्रोटेस्ट हुआ है। हो सकता है कुछ लोगों की आशाओं के हिसाब से पूरी तरह ना हुआ हो, जैसा जन आंदोलन, जन आक्रोश बन जाए वैसा सड़क पे नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन कैडर को एक्टिव किया गया है, उन तक बातें पहुंचाई गई हैं। और मुझे लगता है कि आज अगर अरविंद केजरीवाल के मंत्री एक एक करके जेल गए या उनका इस्तीफा हुआ, तो इसमें कहीं ना कहीं बिना विपक्ष के दबाव के नहीं हुआ। अगर विपक्ष का जरा भी दबाव नहीं होता तो वो बेशर्मी से कोई ना कोई और गिमिक कर रहे होते, कोई ना कोई तमाशा कर रहे होते। और ये भी एक अच्छी बात है कि अपेक्षाएं और ज़्यादा की हैं। अपेक्षा ये है कि एक इस कुशासन को तोड़ के समाप्त कर दिया जाए, और उन अपेक्षाओं पे खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा धर्म है। इस पे 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। पहला ये कि आप जैसे कल हमारी बातचीत हुई तो आपने कहा कि आप कहीं एक जनसभा करने जा रहे हैं, और मुझे लग रहा है पिछले 1-1.5 साल से आपने बहुत सारी जनसभाएं की है, छोटी छोटी। तो क्या वास्तव में आपको लगता है कि लोकसभा में इन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया और विधानसभा में भी नहीं देंगे? क्योंकि पैटर्न तो यही रहा है, लोकसभा में वोट 7 के साथ भाजपा को जाती है और 67 सीट पहले आई, उसके बाद 63 सीट आती है, और मार्जिन जो है आपके विक्ट्री का 2020 वाले चुनाव को यदि देखा जाए तो उसमें तो 1000-2000 वोट से बहुत सारे सीटें मुझे लगता है कि मैनेज हुई। इस पे थोड़ा सा बताइए कि आपका अपना अनुभव क्या रहा है, क्या वास्तव में लोगों का एटीट्यूड चेंज हुआ है? क्योंकि मैं यही विपक्ष से, भाजपा जो यहाँ विपक्ष है उससे यही आशा कर रहा हूँ, और मैं बार बार लिखता भी हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ उसका एक कारण है, जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा कि भाजपा दिल्ली एब्सेंट ऑन ग्राउंड यदि काम हो रहा है तो वो डिजिटली या मीडिया में नहीं दिख रहा है, दुर्भाग्य से। आप यदि चाहे सचदेवा जी लीड कर रहे हो मार्च को, आप कर रहे हो या अन्य लोग आंदोलनों को, इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं दिखती। तो इस कारण मैं बोल रहा हूँ कि ये एब्सेंस है डिबेट से। आप इतने लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का क्या भाव है? इंटरपर्सनल भी जब आप 1 to 1 भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक तो सभा हो जाता है, सभा में तो हम पता है कि भाई लोकल कैडर आदमियों को जुटा देता है, लेकिन आपके पर्सनल जो बातें होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक चीज़ तो स्पष्ट है कि कोई केक वॉक नहीं होने जा रहा असेंबली इलेक्शन। केक वॉक हमारे लिए भी नहीं होने जा रहा, केक वॉक केजरीवाल के लिए भी नहीं होने जा रहा। ये एक ओपन बैटल है, और अरविंद केजरीवाल इस वक्त डिसएडवांटेज पे है। वो कोई नायक की छवि नहीं है, कोई आंदोलन की लहर नहीं है, कोई सरकार के पक्ष में माहौल नहीं है। जेल के पूरे वाकये के बाद भी कितनी भी उन्होंने कोशिश करी, कोई सहानुभूति नहीं है। वो जेल गए तो एक आदमी दिल्ली का साधारण नागरिक ना निकला, नहीं बोला, नहीं लिखा, नहीं कहीं ऐसा, मतलब किसी के सोशल मीडिया तक पे भी साधारण नागरिकों के कुछ भी लिखा हुआ जेल के जाने या आने पर ऐसा कोई सहानुभूति मिल रही है या ऐसा कोई समर्थन है, जन समर्थन है, वो कहीं दिखाई नहीं दिया। अगर मैं आपके जनता के बीच में अपने अनुभवों की बात करूं तो मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के कुछ सेक्शन हैं जिनमें आक्रोश है। वो की सेक्शन है जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वहां पहुंचाया जहां आम आदमी पार्टी है। दिल्ली के ऑटो रिक्शा ड्राइवर, इस 5 साल पहले अगर कोई ऑटो में बैठता था तो वो एक तरह से केजरीवाल का कैंपेनर थे, वो केजरीवाल का प्रचार कर रहे थे, प्रचारक थे। ऑटो वाले, टैक्सी वाले, उन्होंने ही एक जनमानस बनाने का बहुत बड़ा काम किया। आज वो सब लोग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं, क्योंकि उनसे जो वादे किए गए थे, अब 10 साल हो गया। आप हर बार ये नहीं कह सकते एलजी ने मुझे काम नहीं करने दिया, क्योंकि अगर एलजी ने काम नहीं करने दिया तो आप 10 साल तक उस कुर्सी पे बैठे क्यों थे, और दोबारा भी उस कुर्सी में बैठ के क्या ही उखाड़ लोगे अगर 10 साल में आप कुछ नहीं कर पाए तो ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर का जो पूरा वर्ग है वो नाराज है, और वो छोटा वर्ग नहीं है, और उन सबका परिवार है, तो वो लाखों लोग हैं और वो कमिटेड वोटर हैं, वो वोट करने जाते हैं, वो लोग नाराज हैं। दिल्ली का युवा जो यूथ है, आम आदमी पार्टी के लिए सड़कों पे निकला है, कैंपेन किया है, पोस्टर लगाए हैं, बैनर लगाए हैं, चंदा इकट्ठा किया है, सड़कों पे नारे लगाए हैं। इस बार वो गायब है। अभी जंतर मंतर पे भी जो प्रोटेस्ट हुआ, इनके 2000 के करीब कार्यकर्ता थे वहाँ पे, इसके अलावा कोई नहीं था। एक पार्टी कैडर का इवेंट था, कोई जन अदालत नहीं थी, जनता की अदालत नहीं थी वहाँ पर, जन सामान्य नागरिकों का कोई भागीदारी नहीं थी उसमें। तो जो यूथ है, जिसको आपने कहा था कि मैं हर साल 8 लाख नौकरी दूंगा, जिसको आपने कहा था कच्ची नौकरियों को पक्का करूंगा, जिसको आपने कहा था पब्लिक स्पेसेस में वाईफाई दूंगा, जिसको आपने कहा था हायर एजुकेशन के लिए विदेशों में जाने के लिए स्कॉलरशिप दूंगा, सीसीटीवी, तो ये
ऐसा नहीं है कि उसको मालूम नहीं है कि उसके साथ धोखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि उसको मालूम नहीं है कि राजधानी में रहते हुए भी चीज़ें डिलीवर नहीं की गई हैं, वो नाराज है। दिल्ली के झुग्गी बस्तियों में आपने बोला था कि उधर ही उनका पक्का घर बना के दोगे, 10 साल हो गया दिल्ली सरकार के द्वारा एक भी पक्का घर नहीं बनाकर वहाँ पर दिया गया है। तो वो आज वो झुग्गी वाला झुग्गी में ही बैठा हुआ है, उसको भी मालूम है कि उसके साथ आके बार बार झूठ बोल के, नौटंकी करके, तमाशा करके उसका वोट लिया गया है। दिल्ली की बेटियां हैं जिनको कहा गया था बसों में पैनिक बटन लगा देंगे और कई तरह की सुरक्षा की बातें करेंगे, ऐप ऐसी लॉन्च कर देंगे, किसी के साथ अपराध नहीं होने देंगे। निर्भया के वक्त तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि पुलिस हो या ना हो, मुख्यमंत्री के पास तो बहुत ताकत होती है। तो और उसके बाद दिल्ली का सामान्य नागरिक देख रहा है, आपने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, फिर आपने नशा मुक्त दिल्ली की बात की थी, आपने शराब के ठेके मुख्यमंत्री के घर पे प्लानिंग करके खोले गए हैं, आप उस केस को सामना कर रहे हैं। और उसी घर पे एक राज्यसभा सांसद को जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल के साथ हुआ है, तो ये तो सब दिल्ली की हर बेटी ने देखा है कि आप एक को मार सकते हो, अपने सगे को मार सकते हो, तो फिर आपको किसी के साथ कोई अत्याचार होगा, उसका आपको कोई पीड़ा होगी, ऐसा कोई दर्द आपके मन में है, ये दिखाई नहीं देता। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे की सेक्शंस हैं दिल्ली के, रेहड़ी पटरी वाले हैं दिल्ली के, तो वो जो कामकाजी वर्ग है, जो मेहनत कश है, जो रोज़ की राजनीति में, राजनीतिक संवादों में दिखता नहीं है लेकिन जाके वोट करता है, वो निराश है, वो हताश है। एक समय ऐसा भी था जब हम जनसभाओं में अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलते थे तो कोई ना कोई पब्लिक से खड़ा होकर टोक देता था या कहता था भाई साहब ऐसा नहीं है, या भाई साहब चलो कोई तो कोशिश कर रहा है, इस तरह की बातें बोलते थे। आज जब हम बोलते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं, लोग खुश होते हैं, सीटियां बजाते हैं, तो लोगों को मज़ा आ रहा है अब अरविंद केजरीवाल के तमाशे के बारे में बात करने में। समस्या तो ये है ना कपिल जी की अभी रैलियों में वो मजा ले रहे हैं, उनको 200 यूनिट फ्री बिजली बोला जाएगा वो पलटी ना मार दे। देखिए ये बात तो आप मान सकते हैं, मैं मानता हूं इसी पे थोड़ा सा एक और फॉलोअप ये भी है कि क्या भाजपा के पास उस 200 यूनिट का काउंटर विकल्प 250 यूनिट के अलावा और कुछ है? क्योंकि हर पार्टी यही राजनीति कर रही है। हम रेवड़ी कल्चर की बात तो करते हैं लेकिन भाजपा भी अन्य जगहों पे हमने। आप एक बात बताइए, मेरा ये मानना है कि एक बार तो आपको काउंटर करना ही पड़ेगा ना। जैसे हमने ये बोला, हमने सोलर वाली स्कीम दी है, सोलर की एक स्कीम है प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, उसमें लोग करेंगे 300 यूनिट बचाएंगे भी, उल्टा पैसा भी मिलेगा। लेकिन अगर सामने वाला सीधा सीधा 200 यूनिट की बात करके वोट लेके जा रहा है और उसके बाद पूरा शहर बर्बाद कर रहा है, तो मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। मुझे लगता है आपको काउंटर करने के लिए देना चाहिए, और डेफिनेटली हम दिल्ली में भी देंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। तो अगर आप पानी, बिजली और डीटीसी के नाम पर उसके बाद आप दिल्ली को देशद्रोहियों के हवाले कर दें, दिल्ली को जाम करवा दें, इस तरह की राजनीति करें, तो हम आपको काउंटर करेंगे। और ठीक है कि उसका कोई ना कोई मैकेनिज्म तो डेफिनेटली निकाल ही जाएगा। लेकिन मेरे को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ये जो एक हथियार था कि बस मैं फ्री दूंगा, उसके बाद 5 साल लूटूंगा मैं और मेरा गैंग खाएगा, और दिल्ली की जनता के पास, जैसे कि मैं आपको बिजली के मामले में उदाहरण देता हूँ, बिजली कंपनियों के बारे में 3 तरह की बातें की गई थी मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी के लिए। पहला कि 200 यूनिट फ्री दी जाएगी, तो अरविंद केजरीवाल उस समय क्या कहते थे कि मेरे पास पैसे का पूरा हिसाब है, मैं बताऊंगा कैसे देना है, मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, बिजली कंपनियों का ऑडिट कराऊंगा, बिजली कंपनियों में आपस में कंपटीशन कराएंगे, यानी कि हर बिजली कंपनी कहीं भी बिजली कनेक्शन दे सकती है शहर में, उनके हिस्से बांटने बंद कर देंगे, तो कंपटीशन से रेट कम होगा, ऑडिट से उनका भ्रष्टाचार हटेगा, उससे पैसा निकलेगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि वो सब्सिडी देंगे, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने सब्सिडी दी। जब सब्सिडी दी तब उनसे यही सवाल पूछा गया कि आपने भ्रष्टाचार तो कम नहीं किया। आज भी वही कंपनियां दिल्ली में बिजली दे रही हैं जो शीला के टाइम पे दे रही थी, उसी रेट पे, उससे 10% हर साल रेट बढ़ा के, यानी अब तो लगभग डबल रेट हो चुका है जो शीला के टाइम पर था। किसी कंपनी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का मामले की आपने जांच तक नहीं की है। तो तब उन्होंने ये कहा कि ये टेम्परेरी है, अभी इमीडिएटली मैं सब्सिडी दे रहा हूं और मैं 1 साल के अंदर ये सारी चीजें करूंगा। 10 साल हो चुका है, दिल्ली में बिजली कंपनियों को ऑडिट नहीं हुआ है, दिल्ली में कोई बिजली कंपनियों में कंपटीशन नहीं है आपस में, तो आप खाली एक सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी किसके पैसे से आ रही है? तो बेसिकली उसके कारण क्या हो रहा है, दिल्ली में कोई सड़क नहीं बन रही, कोई पुल नहीं बन रहा, कोई पोल्यूशन रुकने का काम नहीं हो रहा, यमुना की, क्योंकि वो सारा पैसा आपने बिजली की सब्सिडी के लिए उन्हीं बिजली कंपनियों को दे दिया जिनको आप चोर कहते थे, जिनको आप कहते थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, तो और वही अंबानी और टाटा की कंपनियां हैं जिनको आप रोज गाली देते हो। तो बेसिकली आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। लेकिन मेरे को ये लगता है बिजली फ्री, पानी फ्री, ट्रांसपोर्ट और उसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें, डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी, स्वास्थ्य तो होना ही चाहिए। दिल्ली में तो है ही नहीं, हमने कोरोना में देख लिया। कोरोना के समय दिल्ली की कोई मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं आई जिसके आपने करोड़ों के विज्ञापन किए। दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था, आर्मी को टेक ओवर करना पड़ा, टेम्परेरी अस्पताल बनाने पड़े। जब आप ऑक्सीजन के लिए पूरा तमाशा कर रहे थे और आपके अस्पतालों में लोगों को लिटाने के लिए बिस्तर तक नहीं थे, तब आर्मी ने दिल्ली को संभाला है कोरोना काल में। तो मुझे लगता है कि
लोगों ने सब कुछ देखा है, लोगों ने कोरोना का काल भी देखा है, लोगों ने दिल्ली के दंगे भी देखे हैं, लोगों ने हर साल छठ पे यमुना नदी का हाल भी देखा है। अभी दिसंबर जनवरी में जो पराली का पोल्यूशन होगा, जिसकी पोटली लेकर अरविंद केजरीवाल घूमते थे कि मैंने पूसा में पोटली बनाई है इससे पराली जलाने की, ये दिल्ली की जनता ने सब कुछ देखा है। और मुझे नहीं लगता कि, और फ्रीबीज को हम काउंटर करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम उसको वहाँ पे कोई फ्री रन देने वाले हैं या वॉक ओवर देने वाले हैं, ये फ्रीबीज को हम काउंटर करेंगे। और अरविंद केजरीवाल के पास इस बार बिना जनता को हिसाब दिए और जवाब दिए वोट लेने का कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे। मेरा एक हंच है कि इस बार दिल्ली का चुनाव दिसंबर तक में हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं, मेरे को अभी तक तो नहीं लग रहा है ऐसा। एक मौका था अरविंद केजरीवाल के पास, अगर हिम्मत होती तो वो विधानसभा भंग कर सकते थे, और अगर वो विधानसभा भंग करते तो महाराष्ट्र और झारखंड के साथ दिल्ली का चुनाव हो सकता था। वो तो इलेक्शन कमीशन भी करवा सकता हाँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन को कोई आवश्यकता है ऐसा तो नहीं है, ऐसा कोई दबाव भी नहीं है, ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ दबाव देना चाहिए, क्योंकि जनता का स्मृति जो होती है ना, वो बहुत मतलब जल्दी वो भूल जाते हैं। बारिश हो गई, जाम लग गया, मैं फंसा था एक जाम में, मैं गया था किसी के साथ पॉडकास्ट करने सैनिक फार्म्स में, 800 मीटर दूर साकेत मेट्रो स्टेशन, और मैं ऑटो में 2 घंटे, मैं अनुराग और पुलकित 2 घंटे ऑटो में, हमारा पूरा किट जिसमें कैमरा था, ऑटो में इतना पानी घुस रहा है बीच बीच में, 2 घंटे लगे, मतलब वो सररियल था। और फिर मैंने दिल्ली जाना बंद ही कर दिया, मुझे जाना ही नहीं है यार। लेकिन आदमी अक्टूबर तक आते आते वो दशा भूल जाता है, फिर पराली वाली आती है तो फरवरी में 14 फरवरी तक उस चीज़ को भूल चुका होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि दिल्ली में चुनाव या तो सितंबर में होना चाहिए या फिर दिसंबर में होना चाहिए, जब पीक N95 मास्क लगा के लोग निकले। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आप लोग दबाव बनाइए और चुनाव पहले करवाइए। बात को समझ रहा हूँ। हाँ। और ये जो बारिश की पीड़ा है इस बार दिल्ली में, दिल्ली के इतिहास में, दिल्ली में बाढ़ में भी लोग नहीं मरते। दिल्ली के इतिहास में इस बार पहली बार हुआ है कि बिना बाढ़ के बारिश में 27 लोग मरे हैं। 27 लोग जो कुछ करंट से, बारिश के दिन करंट लगने से मरते हुए, मुखर्जी नगर इलाके में लड़के मरे थे एक दो। और जो कोचिंग सेंटर के अंदर बच्चे डूबे वो तो एक घटना है। हाँ। उसके अलावा यहाँ गाजीपुर में नाले का पानी इतना भर गया था कि एक माँ अपने बच्चे के साथ जा रही थी, वो नाले के अंदर चली गई। और वो नाले की जिम्मेदारी, इस दिल्ली में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे मयूर विहार के फ्लाईओवर में, एक व्यक्ति फ्लाईओवर पे बाइक लेके जा रहा था, फ्लाईओवर आधा बनने के बाद बना ही नहीं हुआ था और उस पर कोई बोर्ड नहीं था और वो बाइक से पूरा नीचे गिर के उसकी मृत्यु हुई। दिल्ली में इस प्रकार की मृत्यु देश की राजधानी में होना, मुझे नहीं लगता देश के किसी भी हिस्से में इस प्रकार की सरकारी लापरवाही से इस प्रकार की मौतें हुई हैं। लोग भूलेंगे नहीं और हमारा भी काम है उनको याद दिलाना। लेकिन एक बात और है कि मेरे को ये लगता है कि आतिशी को टाइम देना चाहिए, क्योंकि जितना वो टाइम लेगी उतना उनका भोंडापन, उनकी नौटंकी, उनका खोखलापन, उनका झूठ, उनकी जहरीली मानसिकता, उनकी असफलता और इनकी आपसी फूट ये सड़क पे आएगी। तो ठीक है, अगर चुनाव आयोग चाहेगा तो जल्दी चुनाव होगा, लेकिन अगर फरवरी में भी होता है तो ये जो रेत का किला है जिसमें आपने आतिशी को बैठा दिया है, ये ढहेगा अंदर से भी और बाहर से भी। मेरे अगले 2 प्रश्न वही थे जो आपने उत्तर में ही बोल दिया। क्या आतिशी का सीएम बनना एक सरप्राइज था आप लोगों के लिए? नहीं, सरप्राइज़ नहीं था, मेरे लिए तो नहीं था और भी कई लोगों के लिए नहीं था, क्योंकि जिनको ये पता है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल ऐसे किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाता जिसका जरा सा भी जनाधार है, जिसके पास जरा से भी 2-4 लोग भी हैं पार्टी में, चाहे वो मनीष सिसोदिया, चाहे वो गोपाल राय हो, चाहे वो कोई भी और व्यक्ति हो, संजय सिंह हो, दिलीप पांडे हो, सौरभ भारद्वाज हो, ऐसे किसी व्यक्ति को भी वो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठाता जिसके साथ एक कार्यकर्ता भी खड़ा है, जिसका अन्ना आंदोलन से कोई जुड़ाव है, जिसका इंडिया अगेंस्ट करप्शन से कोई जुड़ाव है। तो उनको एक ऐसा व्यक्ति निकालना था जो ना अन्ना आंदोलन में हो, ना इंडिया अगेंस्ट करप्शन में हो, जिसका पार्टी में कोई जनाधार ना हो, जिसका किसी विधायक से, किसी कार्यकर्ता से कोई संबंध ना हो। तो ऐसा एक आउटसाइडर, और एक्टिंग स्किल्स भी अच्छी हो। एक्टिंग तो उन्होंने उस दिन साबित ही कर दी थी जिस दिन वो रोई थी। तो वो शायद क्वालिफाइंग उनका एक वो था, वो तो उसको ऑडिशन तो केजरीवाल को लगा होगा कि इसमें मैं ये उतना ही तमाशा करेगी जितना मैं करता हूँ। तो और इसका एक दूसरा कारण और भी है आतिशी के बनने का, कि आतिशी जिस बैकग्राउंड से आती है वो एक अपने आप में इकोसिस्टम है। उनकी माता जी ने अफजल गुरु के लिए कैंपेन किया है। जो किसी ने अफजल गुरु के लिए पब्लिक कैंपेन किया हो वो कोई अकेला व्यक्ति नहीं हो सकता। फिर इसका मतलब उसके पीछे पूरा सिस्टम है, वकीलों का, मीडिया का, इंटरनेशनल। उनके पिता का कैंपेन आज भी चल रहा है, आज भी वो एक जो वेबसाइट चलाते हैं उसका कैंपेन
कश्मीर को पाकिस्तान को देना, उनके कॉमरेड विजय, वो आज भी उस कैंपेन को चलाते हैं। तो इस प्रकार के बैकग्राउंड की महिला का अपना भी एक इकोसिस्टम है, तो वहाँ से भी डेफिनेटली केजरीवाल को रिकमेंडेशन गई ही होगी। और दूसरा ये, क्योंकि वो आंदोलन की हिस्सा नहीं है, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में नहीं थी, वो अन्ना आंदोलन में नहीं थी, तो वो परफेक्ट सूटेड कैंडिडेट थी जिसको कि एक पपेट की तरह चलाया जा सकता है। और उन्होंने अगले दिन से प्रूव भी कर दिया, जब उन्होंने खाली कुर्सी रखी और ये बोला कि मैं इस पर नहीं बैठूंगी, तो उन्होंने बता दिया कि वो केजरीवाल से ही कम्पीट करेंगी नौटंकी में और किसी से नहीं। लेकिन जब ऐसे लोग एलिवेट हो जाते हैं बहुत सारे लोगों को स्किप करके, तो सामान्यतः छोटी पार्टियों में अंतर्कलह की संभावना बनती है और उस फूट का आगे चल के हो सकता है कि और भी मतलब वो वाइड हो जाए गैप। तो क्या इंटरनल पॉलिटिक्स आपको, आप तो राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपके कुछ मित्र भी मुझे लगता है कि अभी उस पार्टी में हो, मित्र नहीं कम से कम क्या बोलते हो, इन्फॉर्मेंट्स कह लीजिए, मित्र भी हैं, हाँ मित्र भी होंगे, तो क्या मतलब आपको जानकारी मिलती है इन सब के बारे में? देखिए एक बात स्पष्ट है, कोई भी व्यक्ति जिसकी अपनी कोई स्टैंडिंग है, अपना कोई आधार है, वो खुश नहीं है और वो आपको दिखेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा मन ये है कि दिसंबर की जगह फरवरी में चुनाव हो। अच्छा। मैं चाहता हूँ ये टाइम दिया जाए। हाँ, ये बिखरेगा, ये बिखराव दिल्ली की जनता देखे, ये तमाशा पूरा होना चाहिए। अभी तो शुरू हुआ है, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफे देने से तो ये शुरू हुआ है, एक पत्ता निकला है, ये पूरा महल गिरेगा पत्तों का, ताश के। तो मनीष सिसोदिया की जो स्थिति है वो मनीष सिसोदिया ही जानते हैं। इस वक्त वो खुद को साबित करने के लिए गली गली घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किसी भी तरह से ये प्रूव करना चाहते हैं कि आज भी मैं ही नेता हूँ, कोई और नेता नहीं है अरविंद केजरीवाल के बाद इस पार्टी में। तो वो डेस्परेशन है उनकी, अपने जानने वाले विधायकों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि मेरी पदयात्रा कराओ, मेरी पदयात्रा कराओ। पत्रकारों को फ़ोन करते हैं, मेरी फ़ोटो दिखाना कि मेरे साथ पब्लिक खड़ी है। तो ये मनीष सिसोदिया को करना पड़ रहा है आज जेल से आने के बाद, क्योंकि उन्होंने भी ये देखा कि जब वो केजरीवाल ने जेल से आने के बाद मनीष सिसोदिया का नाम भी लेना बंद कर दिया था, जैसे सत्येंद्र जैन का नाम लेना बंद किया हुआ है। तो मनीष सिसोदिया हो चाहे गोपाल राय हो, गोपाल राय वॉज इटर्नल इन वेटिंग कि कभी तो मेरा भी टाइम आएगा टाइप बैठे हुए हैं। तो वो भी और उन्होंने दिल्ली में अपने कुछ लोगों को जोड़ा हुआ है, कुछ लोग हैं उनके साथ दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता। तो किसी भी हालत में वो प्रसन्न नहीं है, संजय सिंह प्रसन्न नहीं है, दिलीप पांडे हों, दुर्गेश हों, राघव चड्ढा हों, जिन भी लोगों ने देखा था एक टाइम पे आतिशी को जब निकाल दिया गया था पार्टी से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ, फिर कुछ लोगों ने उनको वापस लाने का काम किया। तो वो टाइम से लेके आज तक भी लोगों ने देखा है। तो आम आदमी पार्टी का साधारण कार्यकर्ता भी ये देख रहा है कि अब आप किस तरह के लोगों को पथ पे बैठा रहे हैं, जो जितना कटाओ कार्यकर्ता से, जो जितना कटाओ जनता से, तो उसको आप बैठाना चाहते हैं। तो बीच में सुनीता जी भी आ रही थी और उनका एक स्टार प्रचारकों का लिस्ट आया, उसमें उनका नाम केजरीवाल जी के नीचे ही था और बाकी जित संजय सिंह टाइप के लोग 10वें नंबर पे, मनीष सिसोदिया पता नहीं किस नंबर पे थे। तो एक ये भी बात चल रही थी, संभव है कि अभी कुछ उनको पद ना दिया जाए, लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है कि वो उनको भी पॉलिटिक्स में, पहले वो कभी नहीं दिखती थी स्टेज पे या बात करते हुए, बात करना संभवतः आता भी नहीं है उनको। वो देख करके हमें लग गया कि वो टेलीप्रॉम्प्टर पे भी इतना स्लो पढ़ती है। सुनीता केजरीवाल के पोजीशन के बारे में बताइए पार्टी में, मतलब उनको जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा था उससे भी क्या क्षोभ था पार्टी में? देखिए उनका एक गोल था, वो गोल उन्होंने पूरा कर लिया। स्वाति मालीवाल का एग्जिट केजरीवाल की टीम से, इसको आप मान सकते हैं कि ये सुनीता जी का व्यक्तिगत लक्ष्य था जो उन्होंने हासिल किया। जैसे ही उन्हें लगा कि केजरीवाल जेल जा रहे हैं, फंसे हुए हैं, तो उनके हाथ में पावर आ रही है, दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट शी हैज़ डन। और इसीलिए जब विभव जेल से बाहर आए तो ओपनली विभव की फ़ोटो डाल के सुकून भरा दिन, अच्छा, हाँ, ये ट्वीट सुनीता केजरीवाल ने किया। तो मुझे लगता है वो जो लड़ाई है वो राजनीतिक कम है, वो व्यक्तिगत ज़्यादा है, और वो व्यक्तिगत उनका एक लक्ष्य था, उन्होंने उसे पूरा किया है। जहाँ तक पॉलिटिकल रोल की बात है, अरविंद केजरीवाल ऐसा गलती तो नहीं करेंगे कि अपनी जगह अपनी बीबी को मुख्यमंत्री बैठा दिया। डी फैक्टो मुख्यमंत्री तो बना सकते हैं, जैसे बनाया ही था उन्होंने, चिट्ठी लिखा करते थे। हाँ, लेकिन एक्चुअल में बैठाएंगे चुनाव से पहले, ऐसा तो कोई संभावना थी भी नहीं। चुना हुआ विधायक में से ही किसी एक को बनाएंगे, लेकिन वो पुश कर रहे हैं अपने परिवार की एंट्री, बेटे को भी, बिटिया को भी बैठाना शुरू कर दिया है। कुछ मैंने पॉलिटिकल मीटिंग्स की फ़ोटो देखी जिसमें कोई बड़ा राजनीतिक अगर व्यक्ति मिलने आ रहा है तो बिटिया को भी अब पॉलिटिकल मीटिंग में 7 या 8 लोगों के साथ बिठाया जा रहा है। तो एक तरह से वो उस कल्चर को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं। जगह भी तो तभी मिलेगी जब 2-4 राज्यों में तो पार्टी और आए, कहीं ना कहीं कुछ तो बने। दिल्ली में तो स्पेस नहीं है,
एक और केजरीवाल का। तो मुझे लगता है कि लेकिन उनकी एम्बिशन है, उनकी महत्वाकांक्षा है, उनका मन है परिवारवाद की राजनीति करने का, उसके लक्षण तो दिखाई दे रहे हैं। एक और प्रश्न है, उसमें हम भाजपा की एक युवा नेत्री है, उनका हम नाम नहीं लेंगे, और आप भी यदि ना लेना चाहें तो आप मतलब फ्री हैं उसके लिए। जनता लेकिन बहुत उनका नाम लेकर के पूछती है कि क्या दिल्ली चुनाव, शर्मा जी के लिए, हाँ जी, तो क्या दिल्ली चुनाव में उनके लिए मतलब कुछ है स्कोप, वो आएंगी प्रचार में, या कुछ इस तरह की बातें हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरी जो व्यक्तिगत चिंता है एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते, वो ये है कि वो सुरक्षित रहें और सक्रिय जीवन उनका होना ही चाहिए, शीघ्र होना चाहिए, उसमें कोई बंधन होना नहीं चाहिए। ऑलरेडी एक बिटिया ने लंबी परीक्षा दी है और बिना किसी गलती के दी है, तो जिस प्रकार से सार्वजनिक जीवन से उनको बाहर होना पड़ा है, और मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में जा भी मुझे लग रहा है ये परफेक्ट मोमेंट है। तो लेकिन इसका निर्णय जिन लोगों को करना है वो इसका निर्णय करेंगे, और खुद नुपुर जी करेंगी इसका निर्णय, तो ये सब लोग करेंगे। लेकिन हाँ, मेरे लिए तो एक अच्छा दिन होगा जिस दिन उनकी सार्वजनिक जीवन में वापसी होगी, मेरे को खुशी मिलेगी। नहीं, आपको ही खुशी नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूँ कि इस तरह के डिसीजन जब लिए जाते हैं, अगर सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड करती है, तो जो अभी थोड़ा सा लो ऑन कॉन्फिडेंस जो इनके समर्थक हैं, काडर नहीं, समर्थक की मैं बात कर रहा हूँ, काडर को तो आप ऊपर से जो डिक्टेट दे दिया वो मानते हैं, समर्थकों में एक नैराश्य है, और ख़ास करके नुपुर शर्मा जैसे जो अच्छी वक्ता हैं, यंग है, जिनका एक पूरा फ्यूचर है, जिनको लाया ही इसीलिए गया था कि आप अच्छे जगह से पढ़ें, आप आर्टिकुलेट हो और आप टैकल कर सकते हो ऐसे लोगों को, उनके लिए यदि समर्थन में सत्ता पक्ष अभी या केंद्रीय नेतृत्व खड़ा हो जाए तो इट विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। समर्थन में तो डेफिनेटली लोग हैं ही, इसी कारण हम उनका जो सुरक्षा का पूरा व्यवस्था देखते हैं, जिस प्रकार से है, वो सब चीज़ों में ये तो निश्चित है कि लोग उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उनके साथ संवादहीनता की स्थिति नहीं है, संवाद भी कायम है। आगे उनका किस समय वो सार्वजनिक जीवन में वापस आएंगी, राजनीतिक उनकी क्या भूमिका रहेगी, मुझे लगता है ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व भी करेंगे, खुद उनको भी करना है, उनका परिवार भी करेगा। तो बहुत सारी बातें लोगों को मालूम नहीं होती, कई बार लोग सिर्फ शीर्ष नेतृत्व के बारे में सवाल उठाने लगते हैं, बहुत सारे निर्णय व्यक्तिगत भी होते हैं, और परिवार के अंदर भी होता है कि कब करना है, कितना नहीं भी करना है, इस प्रकार की सोच भी होती है। दोस्त भी सबके होते हैं, हम लोग भी बीच बीच में मिलते रहते हैं, पर अंत में उनको आना तो होगा, और उनके आने से जो उत्साह आएगा वो सब भी एक अलग बात है, समर्थन आएगा वो भी एक अलग बात है, लेकिन किसी को हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ जाहिलों ने धमकी दे दी, डरा दिया, ये संभव नहीं है, ये होना नहीं चाहिए, ये होगा नहीं। अब थोड़ा सा हम दिल्ली से हरियाणा चुनाव की तरफ चलते हैं। हरियाणा चुनाव के समय एक मास्टर स्ट्रोक की बात हो रही है कि केजरीवाल को अभी भाजपा ने मतलब कमज़ोर वकील भेज करके इस वक्त इसीलिए छोड़ा है कि वो हरियाणा में जाएगा और कांग्रेस को डैमेज कर देगा और भाजपा को उसका जो है लाभ मिल जाएगा। तो भाजपा वाले खैर मास्टर स्ट्रोक इस बात को भी मान लेते हैं कि दिल्ली में हम हार जाते हैं, वो भी मास्टर स्ट्रोक इनके लिए हो जाता है। थोड़ा सा हरियाणा चुनाव में क्या एक्चुअल में आपको लगता है उस पार्टी का इम्पैक्ट होगा जिसके नाम मुझे लगता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है सबसे अधिक जमानतें रद्द करवाने का, वो भी लगातार एक के बाद एक वो अपने इस रिकॉर्ड को इम्प्रूव करेंगे। हाँ, अच्छा। तो उनका जमानत जब्त करवाने का रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को और बेहतर करेंगे, और ज़्यादा सीटों पर जमानत जब्त करवाएंगे। जहाँ तक देखिए कांग्रेस को नुकसान पहुँचाने की बात है, तो उसके लिए किसी केजरीवाल की ज़रूरत ही क्या है। वो तो इस वक्त जो कांग्रेस में सिरफुटअव्वल हो रही है हरियाणा में, कांग्रेस का जो मोमेंटम था वो टूट चुका है। कांग्रेस चुनाव के पीक मूवमेंट पे अपना कैंपेन उनका लगभग धराशायी हो चुका है। आज की तारीख में उनकी लड़ाइयाँ सड़कों पर हैं, चाहे वो शैलजा जी हो, वो सुरजेवाला हो, हुड्डा हो, तो इन लोगों की जो आपसी कलह है, एक दूसरे को रोकने की जो है, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस आज उसका कोई मोमेंटम हरियाणा में मेंटेन नहीं कर पाई है। वो मोमेंटम 10 साल सत्ता में हम थे, उसकी एंटी इनकम्बेंसी पे वो जरूर डेफिनेटली खेल रहे थे, लेकिन चुनाव को अभी वोटिंग को दिन है और ऑलरेडी कांग्रेस का कैंपेन कोलैप्स हो चुका है, तो उसके लिए किसी केजरीवाल की ज़रूरत नहीं है। और अरविंद केजरीवाल ने जो भी कारणों से वो बाहर आए हों, हरियाणा में उनका कोई इम्पैक्ट मुझे दिख नहीं रहा है और है भी नहीं।
और वो हरियाणा के लाल हैं वो तो अगर हरियाणा वोट नहीं देगा तो मान लेंगे कि हरियाणा की जनता ने उन्हें भ्रष्ट मान लिया। मैं तो ये सीधी एक बार बोले, अगर वो कह रहे हैं कि मेरे को जेल में डाला, मैं हरियाणा का बेटा हूं, अब हरियाणा इसका बदला लेगा, अगर हरियाणा ने वोट नहीं दिया तो कम से कम ये बोलेंगे कि हरियाणा मुझे भ्रष्ट मानता है। सही उस दिन से उस बात को करनी बंद कर देंगे। अगर आपने हरियाणा में इतनी रैलियां की और हर जगह आपने ये बोला कि मैं हरियाणा का बेटा हूं, हरियाणा मुझे वोट दे, अब जब रिजल्ट आएगा तो आप क्या उस दिन बोलोगे कि हरियाणा ने मुझे भ्रष्ट मान लिया? आप दिल्ली से पूछेंगे, ये भी होना चाहिए ना क्लियर। तो मेरे को ये लगता है हरियाणा में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ज़बरदस्ती अपने आप को रेलिवेंट बनाने की कोशिश है। एक देखो, एक नेशनल पार्टी का स्टेटस बचा रहता है अगर कुछ वोट उसे देश के अलग अलग राज्यों में मिलते हैं। बेसिकली अपने उस स्टेटस को बचाने के लिए इनकी छटपटाहट होती है, हर राज्य में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जमानतें जब्त होती हैं, कुछ कैंडिडेट, कुछ ऑलरेडी कुछ निर्दलीय जो अच्छा कर रहे होते हैं उनको अपना सिंबल दे देते हैं, कुछ टिकट खरीदने बेचने का धंधा हो जाता है इसी बीच में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हरियाणा का इलेक्शन आ ही जाएगा सामने। जो लोग एकदम से भाजपा को नकारने की बात कर रहे थे, अब उनकी भी भाषा बदल चुकी है। कांग्रेस के बिल्कुल जो चमचा पत्रकार गैंग था, वो भी पिछले 3-4 दिन से कह रहा है कि कांग्रेस का कैंपेन खराब हो गया, कांग्रेस का कैंपेन खराब हो गया, आपस में लड़ाई हो रही है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा का जो परिणाम है, बहुत सारे रुदाली गैंग की चूड़ियाँ टूटने वाली हैं 8 तारीख को। और जो लोग आशा लगा के बैठे हैं कि कोई बहुत ऐतिहासिक कांग्रेस को समर्थन मिल जाएगा, कांग्रेस के पाप, हुड्डा के पाप, उनका भ्रष्टाचार, उनकी गंदगी, उनकी दलित विरोधी मानसिकता, उनका मुस्लिम तुष्टीकरण, ये लोगों को याद आ रहा है। और जैसे मध्य प्रदेश में लोगों ने क्या माहौल बनाया हुआ था चुनाव से पहले, अपने ही लोग भी यही बोल रहे थे ये, लेकिन लोगों को याद आ गया कि ये कमलनाथ था, तब क्या हुआ था, कमलनाथ के टाइम पे कैसा चोरी हुआ, कैसा सिम्मी का आतंकवादी फैल गए क्या। और वो कांग्रेस आएगी इसका डर इतना बड़ा होता है कि जो थोड़ा बहुत नाराज भी होता है ना, वो भी लास्ट मिनट में उसके हाथ कांप जाते हैं कि यार ये तो लूट के खा जाएगा। तो उसका हमेशा भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता है टू वे फाइट में, और मुझे लगता है हरियाणा में भी वही होने जा रहा है। गलती से भी कांग्रेस आ गई तो क्या होगा, ये कल्पना मात्र से जो थोड़ा बहुत 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी था भी, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। 5 तारीख को वोटिंग है और मुझे लगता है 5 की शाम होते होते लोगों को समझ में आ जाएगा कि जनता का मन क्या है। हरियाणा में अभी 2-4 हम वीडियो जो देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्टर्स की, एक तो उसमें क्लेम कर रहा है खुल्लम खुल्ला कि यार 6-7 लाख रुपया दे के पहले नौकरी मिल जाती थी कांग्रेस में, भाजपा में वो नौकरी अब नहीं मिलती है। एक और फ्रेज चलता है हरियाणा में, रड़क निकाल देंगे, तो ये भाजपा के अगेंस्ट चल रहा था। फिर 36 बिरादरी का भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं उसमें भी है, जाटों में भी है। जाटों में 2 तरह से है, एक तो रिलीजन को लेकर के है कि हम हिंदू नहीं हैं वो सब करके, दूसरा ये है कि आप जाट मुख्यमंत्री नहीं बनाते हो, उसका है। लेकिन 2 पॉजिटिव चीज़ दिखी। ये एक तो पूरा कैंपेन जो था वो कांग्रेस वर्सेस भाजपा नहीं है, वो हुड्डा वर्सेस भाजपा है। हुड्डा ने पूरा कैंपेन हुड्डा सेंट्रिक कर लिया, और उसी कारण शैलजा हो, सुरजेवाला हूँ या अन्य लोग जो है उनके वो अभी देखने को, मतलब ये आउट इन द ओपन हो गया है। लेकिन भाजपा जो 20 सीट बोली जा रही थी, जो सर्वे आए थे उसमें, और अभी में थोड़ा आपने जैसे कहा कि वो इम्प्रूव होता हुआ वो दिख रहा है। अब यहाँ पे एक दलित महासभा टाइप की अब पंचायत भी हुई थी, 20-21% दलितों का वोट है, उसमें उन्होंने कहा कि हम भाजपा को ही वोट देंगे। तो ये एक मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से दलितों के खिलाफ सबसे बड़ी जो हिंसाएं हुई हैं हरियाणा में, चाहे वो मिर्चपुर हो या कुछ भी और बाकी जो उदाहरण दिए जाते हैं, वो सब कांग्रेस की सत्ता में हुई। और उस सब के पीछे कांग्रेस का कोर वोट है, जिसके तुष्टिकरण कर करके कांग्रेस राजनीति करती है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या होने वाला है। और फिर राहुल गांधी ने अमेरिका में सोचा कि अमेरिका में बोलूँगा तो किसी को समझ नहीं आएगा, लेकिन बोला और देश ने सुन लिया। वो डेडलाइन लेके चल रहे हैं रिजर्वेशन की, वो एक दूसरी ही पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि भारत में आके कोई और बात करेंगे, बाहर अपने कोर ग्रुप में अपने समर्थन में जहाँ उनके अपने लोग बैठे होंगे वहाँ अंदर बंद कमरों में कुछ और बात करेंगे। तो लेकिन बात तो यहाँ तक आ गई है, बात यहाँ के लोगों ने सुनी है, बात घर घर तक जा रही है। जिस रिजर्वेशन को ख़त्म करने की राहुल गांधी बात कर रहे हैं, उसी रिजर्वेशन के नाम पे भारत में वोट मांग रहे हैं। कहीं बोल रहे हैं मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन जैसे ही आप अपने लोगों के बीच में बैठते हो, अपने फंडर्स के बीच में, अपने स्पॉन्सर करने वाले लोगों के बीच, वहाँ पे आप कुछ और बोलते हो। तो ऐसा नहीं है कि दलित समाज ने, आदिवासी समाज ने वो सुना नहीं है और वो बात उनके घर तक गई है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा का बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है। और
इस देश की राजनीति में एक ऐसा दौर आ चुका है जिसमें कांग्रेस के आने का डर वो इतना बड़ा हो चुका है कि लोग कई बार 10-15 साल की एंटी इनकम्बेंसी की जो नाराज़गी होती है, स्वाभाविक जो उदासी होती है, वो उस पर भारी पड़ती है कि गलती से कांग्रेस ना आ जाए, और वही हरियाणा में होने जा रहा है। एक और जो मतलब दिल्ली से जुड़ा हुआ प्रश्न है वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का है कि ये लोग तो जैसे अमानतुल्लाह था वो जिस तरह से मदद कर रहा था, और दिल्ली में उत्तर प्रदेश की सरकार की भूमि पे ये लोग पूरा का पूरा वो बनाए हुए थे, और बहुत जगहों पे हमने अवैध अतिक्रमण जो है देखा है। ये कितना प्रभाव डाले, क्या इसको भी लेकर के आप लोग बात कर रहे हैं क्या जनता से? देखिए, ये एक बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में मैंने पहले भी कहा, मेरे पे कुछ लोगों ने केस करने की कोशिश करी कि दिल्ली में कुछ जगह पे मिनी पाकिस्तान बना हुआ है। सीमापुरी में, आपका जहांगीरपुरी में, इंदरलोक के कुछ इलाकों में, ओखला जो बाटला हाउस का जो इलाका है, यहाँ पर सीलमपुर जाफराबाद का जो इलाका है, यहाँ पर ये इनमें बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के अड्डे हैं। और अब ये अड्डे खाली इनमें नहीं है, हमने देखा वसंत कुंज के अंदर रोहिंग्या जाके बैठ गए और फिर वहाँ घरों में जाके लोगों को धमका रहे हैं, भगा रहे हैं। तो छतरपुर में, महरौली में, वसंत कुंज के इलाकों में, इधर राजेंद्र नगर में, करोल बाग में, पटेल नगर में, तो इन जगहों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बहुत बड़ी संख्या में घुस रहे हैं। इनको कहीं पे इनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाए जा रहे हैं, कहीं पे नहीं भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन इनको सुविधाएं दी जा रही हैं। दिल्ली के अंदर ही अगर आप देखें तो, और उसमें बहुत सारे अपने लोगों की भी कमियां रही हैं। मैंने देखा हिंदू शरणार्थी शिविर की स्थिति, और उसको रोड क्रॉस करते ही जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्तियाँ हैं जिसमें एसी तक लगे हुए हैं लोगों के घरों में, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर रहा है। तो लोगों को ये पीड़ा है, लोगों को समझ भी आ रहा है। आपका जो रोहिणी का इलाका है, आपका बवाना का इलाका है, जो बाहरी दिल्ली का इलाका है, फिर इधर आपका वसंत विहार, वसंत कुंज का इलाका है, यहाँ घरों में काम करने वाले ज़्यादातर जो लोग हैं वो बांग्लादेशी महिलाएं हैं, बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं। तो अच्छा, यहाँ तक ही अगर बात रहती तो भी शायद सहनीय होती, लेकिन आपका दिल्ली में कोई भी चैन स्नैचिंग हो रहा है, दिल्ली में बच्चा उठाने का काम हो रहा है, जेब काटने का काम हो रहा है, ये सड़कों पे लगे हुए लोहे के पाइप और रेलिंग तोड़ने का काम हो रहा है, बसों को तोड़ने का काम हो रहा है, पेच निकालने का, जो बिजली के खंभों से नीचे से स्क्रू निकाल के ले जाते हैं, उस तरह के अपराध हो रहे हैं, या मर्डर हो रहे हैं, छीना झपटी हो रही है, तो मोबाइल छीन के भागा जा रहा है। ये ऐसे 90% क्राइम जो हैं ये रोहिंग्या बांग्लादेशी इनके गुट कर रहे हैं, इनके गैंग कर रहे हैं, ड्रग का धंधा कर रहे हैं, स्मगलिंग का धंधा कर रहे हैं। हमने जहांगीरपुरी में देखा, वो पाकिस्तान से सुपारी लेके कि तू एक को मार के दिखा तो तेरे को आगे भी और बड़ा कुछ काम देंगे, ऐसे ही सड़क चलते एक लड़के को मार दिया और उसका वो बना के कि मैंने तेरा काम कर दिया, मेरा प्रमोशन कर। तो एक तरह से वो तो आतंकवादी का वो मैनुअल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वहाँ पे ट्रेनिंग दे के किया जा रहा है। तो ये सब दिल्ली के इलाकों में हो रहा है। हम लोगों ने ध्रुव त्यागी को जाते हुए, हम लोगों ने कैसे कितने अपने बच्चों को, रिंकू शर्मा को जाते हुए, डॉक्टर नारंग को जाते हुए, बेसोया को जाते हुए, अंकित सक्सेना को जाते हुए, ये को सड़क पे चल के किसी का मर्डर करने के बाद भी। तो दिल्ली असुरक्षित है। दिल्ली में आज से 5 साल बाद क्या स्थिति होगी, ये कल्पना करके भी डर लगता है। तो ये और जनता के बीच में अभी इस बारे में संवाद होना, खुलकर, बंद कमरों में तो बातें शुरू हो चुकी हैं, खुल के इस बारे में चर्चा होना, और कौन इनको आश्रय दे रहा है, कौन इनको शरण दे रहा है, कौन इनको प्रश्रय दे रहा है, कौन इनका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा है, किसके ये कार्यकर्ता हैं, किसके लिए ये काम करते हैं, ये बातें सामने खुल के समाज में चर्चा होने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि एक बार समाज का मन बन गया तो इसके बाद चुन चुन कर पहचान करना और हटाना, ये भी एक बड़ा काम है दिल्ली में जो अधूरा है। अंतिम प्रश्न, क्या स्कोर लाइन रहेगा चुनाव, यदि अभी होते चुनाव मान लीजिए? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि चुनाव का मैदान खुला हुआ है। केजरीवाल डिसएडवांटेज में है, वो किसी एडवांटेज के साथ इस चुनाव मैदान में उतरने नहीं जा रहा। एक एडवांटेज जो उसके पास होती थी कि उसके पास सीएम का चेहरा है, वो एडवांटेज भी खत्म हो चुकी है। ये बात स्पष्ट है कि चुनाव कभी गलती से आम आदमी पार्टी का कोई छोटा मोटा बहुमत पूरा भी होता है तो भी अरविंद केजरीवाल अब सीएम नहीं बन सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन लगी हुई है, ट्रायल कंप्लीट होने तक वो मुख्यमंत्री के दफ्तर में नहीं जा सकता। तो उनके पास सीएम फेस नहीं है अब। तो वो एक फ्रीबीज की एडवांटेज थी, हम उसको काउंटर करने जा रहे हैं 100%। दूसरी एडवांटेज भी उसकी खत्म होने जा रही है। इलेक्शन का मैदान ओपन है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटाने का। जनता उकताई हुई है और कुछ खास वर्गों में नाराजगी भी है, आक्रोश भी है, और हमारे कार्यकर्ता भी दिल्ली की विधानसभा में भगवा लहराए
इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। तो मुझे लगता है कि वो दिन फरवरी में आएगा, दिल्ली की विधानसभा में भगवा लहराएगा, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी। इसका मेरे को आत्मविश्वास है, भरोसा है और इतनी मेरी ज़मीनी समझ है कि मैं इस चीज़ को दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में आ रही है दिल्ली में। चलिए, आप जो कह रहे हैं वैसा हो। समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आपका। आभार। नमस्कार। थैंक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।